गुड मॉर्निंग और जय हिंद बच्चों। हम लोग फुल टेस्ट का 16 टेस्ट जो 24 अप्रैल को हुआ है उसका इनऑर्गेनिक वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को। द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट। तो देखिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हाईएस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने आप नेगेटिव होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं उसका साइज़ इतना स्मॉल है कि कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहाँ पे रिपल्शन आपको देखना पड़ेगा, रिपल्शन ऑब्जर्व होगा। जब भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा रिपल्शन ऑब्जर्व होगा। तो इस कंडीशन में सल्फर जो इसके जस्ट नीचे वाला एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की मानी जाएगी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47, ये सिंपल सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? तो आपको पता है कि बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है और उसके नेक्स्ट ग्रुप में एल्युमिनियम आता है। तो बेरिलियम और एल्युमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप आपको ऑब्जर्व होगा, तो इसका आंसर है थर्ड जो कि एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 48 को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप लोग जानते हैं। अगर हम इसके सेकंड ऑप्शन को कंसीडर करें तो N3 माइनस के पास 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन और Na प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49। अगर हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि किस स्पीसीज़ की, इसमें से जो भी एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें से किस स्पीसीज़ के मॉलिकुलर साइजेस जो हैं, मॉलिकुलर शेप जो है वो एक जैसे हैं। तो आपको करना है कुछ नहीं, आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम CF4 में देखें तो हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हैं जबकि लोन पेयर एक भी नहीं है। SF4 की बात करें तो इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसका शेप जो होगा सीसॉ हो जाएगा, जबकि इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। ये आपको सीसॉ शेप देता है। वहीं अगर हम XeF2 की बात करें तो XeF2 में आपको 3 लोन पेयर मिलेंगे और 2 बॉन्ड पेयर मिलेंगे, जिसकी वजह से इसका शेप जो हो जाता है वो होता है लीनियर। और अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 के केस में भी हमको यही चीज़ देखने को ऑब्जर्व करने को मिलेगी। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, यानी 2 बॉन्ड पेयर, क्योंकि हमको पता है कि हम पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते हैं, तो इसका भी शेप क्या होगा? लीनियर। तो और फर्दर आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप निकालना चाहें तो फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा, और इस केस में भी आपके पास 5 बॉन्ड पेयर होंगे और यहाँ पे आपके पास 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा। तो चूंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर की अमाउंट आपको डिफरेंट मिल रही है, इसलिए इन दोनों में तो शेप सेम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड, जो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन इट्स मॉलिक्यूल। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ लोन पेयर जो होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा चल रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल है तो भाई हमको ये पता है कि SO2 के केस में सिर्फ एक लोन पेयर हमको मिल रहा है, H2O के केस में हमको 2 लोन पेयर मिल रहे हैं, H2S के केस में भी हमको 2 लोन पेयर मिल रहा है और NH3 के केस में भी हमें सिर्फ एक लोन पेयर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो बचे कौन से? H2 और H2S। तो अब इसमें देखना है कि सेंट्रल एटम की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जहाँ कहीं भी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वहाँ बॉन्ड एंगल भी क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से, तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा, यानी सबसे कम बॉन्ड एंगल आपको किसका मिलेगा? H2S का मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड है। नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। देखिए, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के टेबल में भी इसके डाटा दिए हुए हैं। तो अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी वो जिंक की मिलेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से फिल्ड है। उसके बाद आपको कोबाल्ट की मिलती है, देन कॉपर की, देन निकल की। तो इसका ऑप्शन है जो आपको सही ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे।
और जैसा कि हमको पता है कि मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे सबसे अच्छा वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज के टर्म्स में फॉलो होता है, तो इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मैग्नीज का +7, क्रोमियम का +6 और वेनेडियम का +5 होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगर हम मैग्नीज, क्रोमियम और वेनेडियम की बात करें M3+ से M2+ की जाने की टेंडेंसी की, तो मैग्नीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका ऑर्डर ये गलत है, इसका ऑर्डर जो होना चाहिए था वो क्रोमियम, मैग्नीज और वेनेडियम होना चाहिए था। इसलिए जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो आपको इनकरेक्ट मिल गया, तो चौथे के लिए आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लगभग वहीं ट्रेंड फॉलो होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखिए यहाँ से आपसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड पूछा है। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला देखें तो H3PO4। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको 2 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल लेने हैं, H3PO और H3PO4, और उसमें क्या करना है, हीट करके वाटर को बाहर रिमूव करा देना है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा H4P2O7। और अगर H4P2O7 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H4P2O7 का स्ट्रक्चर में आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जब बॉन्ड हो गया हमारे पास, तो आपके पास चूंकि देखिए 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन को अगर आप सेट करने जाएंगे तो सेट करते समय आपको एक भी ध्यान रखनी है कि 2 ऑक्सीजन आपके डबल बॉन्ड होंगे और बचे हुए जो 4 ऑक्सीजन है वो इस तरीके से आपके पाए जाएंगे। तो आपसे यहाँ पूछा कि आपसे पूछा है POH बॉन्ड, तो अगर POH बॉन्ड अगर हम निकालें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ POH बॉन्ड मिलेंगे वो हमको मिलेंगे 4। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3 और ये 4। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCOCO4। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तोड़ना पड़ेगा। आप अगर इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ेंगे तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट चार्ज आएगा वो आएगा -1, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर कितना होता है, +1 होता है। तो अब सिंस -1 आ रहा है और हमको पता है कि कार्बोनिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो 0 × 4, x इसकी वैल्यू मान लीजिए बराबर -1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3rd होगा। Now coming to question number 55, the hypothetical complex triamine diaquat chloro cobalt chloride can be represented as। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे मेन खेल है ऑक्सीडेशन नंबर का। यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर आप ध्यान से देखिए वो क्या करना है, बाकी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें Cl2 की, तो अगर हम यहाँ से 2 Cl बाहर निकालते हैं तो हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो मिलेगा CONH3 होल थ्राइस H2O होल ट्वाइस Cl, और जो चार्ज आएगा वो आएगा हमारे पास, चूँकि ये Cl2 माइनस में है तो इसके ऊपर 2+ चार्ज आएगा। यानी अब देखिए NH3 के ऊपर 0 × 3, H2O के ऊपर 0 × 2, क्लोरीन का हमको पता है -1, इसका हम x मान लेते हैं, ये बराबर +2 आएगा। यानी यहाँ पे x की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी +3, जो कि हमारे इस ऑक्सीडेशन नंबर से मैच कर रही है। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 55 का। नाउ कमिंग टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स COF6-3-। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का। आपको करना क्या है, आपको फ्लोरीन के साथ इसकी स्टाइल, कोबाल्ट का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 3d7-4s2, और अगर 3d7-4s2 के हिसाब से हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो आ रही है +3। भाई आप कैलकुलेट कर लो, x + -1 × 6 बराबर -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। तो अगर आप 3d7-4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये बचेगा 3d6। अब चूंकि फ्लोरीन पेयरिंग नहीं करा सकता है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम भरना शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बचेंगे वो बचेंगे 4। तो आपका ये पहला ऑप्शन सही है, नंबर 4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 57, इफ AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू एक्सेस टू 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ दिस मच। क्योंकि देखिए हमको पता है कि कोबाल्ट नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, और यहाँ पे हमसे बोला क्या है कि जब हम इसमें AgNO3 सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में, तो 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन हो रहा है। 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन होने का मतलब है कि सिर्फ 1 Cl कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर है, बाकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो उस हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होना चाहिए, COCl2, ठीक है, NH3 होल x, अभी हम x की वैल्यू को रिवील नहीं कर रहे हैं, 1 Cl बाहर होगा। अब चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। इसका आंसर होगा चौथा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 पे, फिर से रेडॉक्स का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पे Cl2 0 है, P4 0 है, एसिड 0 है, F2 0, क्योंकि अपने प्योर स्टेट में है। लेकिन जब हम इधर कंपैरिजन करें
तो यहाँ तो क्लोरीन -1 है। अगर हम ClO3 माइनस के लिए कैलकुलेट करें तो ClO3 माइनस का x प्लस -2 × 3 बराबर -1 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? +5। यानी यहाँ पे आपको क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है, -1 और +5, यानी दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। PS3 के केस में अगर हम बात करें तो -3 होगा, और अगर H2PO2 माइनस का हम कैलकुलेट करें तो H2PO2 माइनस के केस में +1 × 2 + x प्लस -2 × 2 बराबर -1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x की वैल्यू शायद आई थिंक +1 आएगी, चेक कर लीजिएगा। तो अगर +1 आती है, जो भी आ रही, +1 +2 जो भी आ रही, -3 और +1, तो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये भी आपका, ये दोनों आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो हो गए। एसिड के केस में 0 है, यहाँ पे सल्फर ऑलरेडी 2- नज़र आ रहा है। जरा H2O3 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। H2O3 2- के लिए 2x प्लस -2 × 3 बराबर -2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 2x की वैल्यू आ जाएगी +4, यानी x की वैल्यू आएगी +2। तो अब देखिए यहाँ पे भी आपको +2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, यानी ये भी क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगर हम F2 की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन चूँकि F- है, सॉरी यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, इसका चार्ज गायब हो गया, F- अब दिखा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे फ्लोरीन 0 स्टेट में है और यहाँ पे फ्लोरीन -1 है, और यहाँ पे भी अगर आप निकालेंगे तो फ्लोरीन -1 ही आएगा। यानी ये एक ऐसा केस है जहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं की है, चेंज नहीं की है, सेम है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन इसका चौथा सही होगा, इनकरेक्ट होगा। नाउ कमिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल ब्रोमीन एटम इन Br3O8। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप स्ट्रक्चर बना के भी बना सकते हैं। आप Br3O8 का स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब अगर इसमें आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो वो आती है 16/3, लेकिन आपसे पूछा है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो याद रखिएगा 2 ऑक्सीजन है, -2, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा +4। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है +4, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सेंट्रल ब्रोमीन के लिए पूछा है और ये आपका सेंट्रल ब्रोमीन है। इन दोनों की बात नहीं किया, इसके लिए भी +6 होगा, इसके लिए भी +6 होगा। इन टोटल +6 +6 +4 मिला के हो जाता है +16, और 3 ब्रोमीन है तो 16/3, ये इसका जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है वो आता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60, द मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो देखिए जैसा हमको पता है कि अलॉन्ग द ग्रुप जाने पे लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, और साइज तो घट रहा है लेकिन चार्ज नियर अबाउट सेम है। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज करेगी, यानी ल्यूटीशियम की चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट होगी। और अगर ल्यूटीशियम की चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट है तो सिंपल सी बात है कि जो भी OH- का रिमूवल है वो टफ होगा, वो निकालना आसान नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे वैसे वैसे ये हमको टफ होता चला जाएगा। यानी सबसे जो इजी होगा तरीका निकालने का, सबसे आसान तरीके से जहाँ पे OH- निकलेगा वो निकलेगा लैंथेनम के केस में। इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? 60 क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 1 की होगी। तो ये तो आपके इनऑर्गेनिक पार्ट का डिस्कशन था। इसके बाद पाठक सर आपका फिजिकल और ऑर्गेनिक पार्ट का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। NCERT पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।